क्योंकि दोस्तों सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जिसको पढ़ना है पहले ही एक्सप्लेन किया था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, फिर इस पर करंट लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करना जान जाएंगे तो एग्जाम में आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिलता है। थियरी में मार्क्स कट जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में बच्चों को पूरा फुल मार्क दिया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी थ्योरम पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड कम से कम एक न्यूमेरिकल तो जरूर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक सर्किट दिया गया है। ये 50 वोल्ट इस ब्रांच में ये सप्लाई है, यहाँ पे 25 वोल्ट है, यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है कि हमें इस 5 ओम में बहने वाली धारा का मान बताना है, मतलब इस बीडी ब्रांच में धारा का मान बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक नियम जानना होगा जिसको हम बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सर्किट्स यू शैल हैव टू नो अबाउट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, द मेथड ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे धारा वितरण का नियम क्या होता है। क्यों हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो इस थ्योरी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? धारा वितरण का नियम। ये क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सप्लाई वोल्टेज भी दिया है और यहाँ पे दो रेसिस्टेंस आपका, एक आपका R1 है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस क्या है? R2 है। मान लीजिए टोटल आप सप्लाई करंट I जान रहे हैं, तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट I1 और I2 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर बाय यूजिंग हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूले के हेल्प से आप केवल उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। वो फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि टोटल करंट आपको मालूम है, I1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो I1 का जो वैल्यू होता है, जिस रेसिस्टेंस में निकालनी है उसको छोड़ करके दूसरे वाले रेसिस्टेंस को ऊपर रखते हैं और फिर दोनों रेसिस्टेंस को यहाँ पे नीचे रखते हैं और फिर दोनों का क्या टोटल सप्लाई करंट का यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको मिल जाती है क्या? I1। ये होता है। ठीक है, कैसे फार्मूला है इसको भी डिराइव करूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ बस इतना समझिए कि जिसमें भी करंट निकालनी है उसको दूसरे वाले रेसिस्टेंस को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब फिर इन दोनों को ऐड करके नीचे रखेंगे, टोटल सप्लाई करंट को इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक, सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो ये होती है। अगर मान लीजिए कि आपको I2 निकालना है, I2 निकालना है, तो I2 कैसे निकालेंगे? टोटल सप्लाई करंट मतलब I, अब माइनस क्या हो गया? I1। तो अगर आपको टोटल सप्लाई करंट मालूम है तो वहां से I2 निकाल सकते हैं। वहां से निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप चाहें तो फार्मूला भी I2 का के लिए भी फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो I2 के लिए जो फार्मूला पुट करेंगे वो क्या होगा? दूसरे ब्रांच में हमें करंट निकालना है तो पहले वाले को ऊपर रखेंगे और दोनों को नीचे, हम नीचे लिखेंगे और फिर टोटल सप्लाई का इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्या? I2। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? I2 हो गया। ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। I1 I2 को निकालने का क्या है? फार्मूला आपके सामने हमने लिखा, क्योंकि इसमें इसका यूज होना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इसमें हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये कैसे बना डीसी सर्किट थ्योरम में, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। मान लीजिए दो ब्रांच है, अगर 3 ब्रांच होता तब कैसे निकालते, बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। हैव पेशेंस। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन आप नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए, आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस जब आप जान लेंगे तभी जो है आप ये किरचॉफ्स लॉ का प्रयोग करके आप इसमें करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों। चलिए, अब चलते हैं, हमें बीडी ब्रांच में करंट निकालना। इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, जो क्लोज पाथ बन रहा है ना, इसको लूप कहते हैं। ठीक है, ये जो क्लोज पाथ बन रहा है इसको लूप कहते हैं। जो भी एनर्जाइज क्लोज पाथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं।
तो हम इसमें क्या करते हैं, करंट की वैल्यू स्वयं अपने इच्छा अनुसार डिसाइड करते हैं कि करंट माना ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। चाहे आप ऐसे भी करा सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी करा सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जनरली हमें करंट का डायरेक्शन हमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही मानना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से मान लीजिए कि करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो क्या है, I1 फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें मान लीजिए करंट I2 फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, मान लीजिए करंट इसमें I2 फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें करंट आपकी I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट आपकी I2 फ्लो हो रही है। तो अब हम इस लूप में अगर बात करें, इस लूप में हम समीकरण निकालें, जो कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में बताया गया है कि किसी लूप में सभी वोल्टेजों का अलजेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। तो पहले लूप 1 में सभी वोल्टेजों का अलजेब्रिक सम जीरो करें, फिर लूप 2 में सभी वोल्टेजों का अलजेब्रिक सम जीरो करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट, पहले लूप में KVL का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो पहले लूप में KVL का प्रयोग जब हम करेंगे तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं ना, तो हमेशा 50 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब फिर यहाँ पे जा करके देखिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए यहाँ माइनस से निकल रहा है ना, तो 10i ये वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर यहाँ आए, फिर क्या आ गया, -5i, ये भी नेगेटिव होगा। ये -25 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो 50 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर माइनस क्या है, 50i हो गया, फिर यहाँ पे जीरो हो गया। यहाँ 25 इजिकल टू 15i, फिर यहाँ पे i इजिकल टू 25 अपन क्या हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे 5 बचे 25, 15 5/3 हो गया। ठीक है, तो ये KVL में फ्लो होने वाली करंट है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसको एक मिनट यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने इस ब्रांच में दोनों करंट को कंसिडर नहीं किया है। देख लीजिए यहाँ पे करंट, मान लीजिए ये आपकी I1 फ्लो हो रही है, ऐसे ही फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ से इसमें I2 भी तो फ्लो हो रही है। इस बात को हमने ध्यान नहीं दिया है, तो देख लीजिएगा, सॉरी। अब यहाँ पे समीकरण बनाइए, तो ये 50 वोल्ट हो गया, अब फिर -10i हो गया। अब फिर जब इस ब्रांच में हम प्रवेश करेंगे तो -5i1 -i2 होगा, क्योंकि इसमें I1 ऊपर से जा रही है, I2 नीचे से जा रही है। अब फिर देखिए, अब यह -25 है, और -25 = 0, ये होगा आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये I1 -i2 हो गया। हाँ, तो अच्छी बात। अब यहाँ से क्या हो गया, 50 -10i -5i1 कर लीजिए, यहाँ +5i2 कर लीजिए, -25 इजिकल टू क्या हो गया, 0। 50 में से 25 जाएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10i1 है, ध्यान देना है, यहाँ पे I1 है, 10i1 है। तो यहाँ पे 10i1 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 15i1 हो गया, और यहाँ पे +5i2 हो गया। क्या हो गया, 5i2 = 0। सब में 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, -3i1 हो जाएगा, ये i2 हो जाएगा, = 0 हो गया। ठीक है, तो अब सब में आप क्या कर दीजिए, माइनस को भी डिवाइड कर दीजिए, तो -5 हो जाएगा, 3i1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या, 3i1 -i2 = क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इस चीज को आप यही समझ लीजिए। हमने लूप 1 में क्या बना दिया, एक इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ पे बस कुछ हमने किया नहीं, केवल हमने KVL का यूज किया है, और KVL का यूज करके और हमने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया, 3i1 -i2 = क्या, 5। ठीक है, ये हो गया लूप 1 में। अब हम फिर लूप 2 में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे दूसरे लूप में KVL को प्रयोग करने पर, ठीक है, इस लूप में।
तो अब चलिए फिर से अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है ना, ये 25 पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो है ये 5, अब इसके लिए I2 माइनस I1 होगा। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो I2 पहले होगा, माइनस है क्योंकि हमारा डायरेक्शन नीचे से ऊपर, इसलिए I2 पहले हो जाएगा। उधर डायरेक्शन हमारा ऊपर से नीचे था, इसलिए I1 पहले था। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए I2, यहाँ -5 I2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सावधानी से सॉल्व करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 25 माइनस 5 I2, ठीक है, और फिर प्लस 5 I1 हो गया, क्या हो गया, प्लस 5 I1, और फिर -5 I2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, 25 10 I2 प्लस 5 I1 इक्वल टू 0। फिर सब में 5 डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 I2 और फिर प्लस I1 इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, सब में 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड्स आप लिख सकते हैं। सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2I2 माइनस I1, 0 में करेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए इक्वेशन बनाने का नियम होता है, और मैंने आपको बताया भी है अच्छे तरीके से कि हम जो भी प्रोसेस करेंगे दोनों साइड में करेंगे तो वैल्यूज में कोई सी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगी है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, चाहे जस का तस ही रहने दीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम माइनस का प्रयोग ना भी करें तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे देखिए I1 हो गया, -2I2 हो गया, +5 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। अब इस माइनस का चाहिए तो इधर भेज दीजिए, तो यहाँ -I1 हो जाएगा, +2I2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। अच्छा वैसे ही करने दीजिए, कोई इसमें दिक्कत, इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। चाहे जैसे पहले था वैसे भी रखे रहेंगे तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। हाँ, तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, एक फर्स्ट लूप में, एक दूसरे लूप में, दो इक्वेशन आपको मिल गया। हमने कुछ किया नहीं है, बस केवल केवीएल का यूज किया। इस क्लोज पाथ में सभी वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो सब चीज हम मिटा करके केवल इसी दो इक्वेशन को ही छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये दोनों इक्वेशन आपके सामने ही हैं, देखिए ये है आपका पहला, इसको वेरीफाई किया था तो ये पहला बन गया था। ठीक है, यही चीज सेम है, कोई अंतर नहीं इन दोनों में। तो इन्हीं दोनों को लेकर के हम I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। ठीक है, और वहां पे क्या मिला, -I1 प्लस 2I2 इक्वल टू ऑलरेडी 5। यहाँ नीचे भी 5, ऊपर भी 5। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है तो एक टर्म को तो सेम करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, ऊपर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया है, समीकरण एक में 5 नहीं 2, क्योंकि 2 और 2 सेम लाना है ना, तो यहाँ पे हमने 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 6I1 माइनस 2I2 इक्वल टू क्या मिल गया, 10। फिर यहाँ पे देखिए -I1 प्लस 2I2 इक्वल टू क्या मिला, 5। अब इक्वेशन को सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इन चीजों को सॉल्व करना है, I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहीं पर सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने में किसी तरह का कोई सिंबल चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो 6I1 में से I1 जाएगा तो 5I1 होगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 होगा। यहाँ से आपको जो I1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 एम्पियर मिलेगी।
ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि +2 यहाँ -2 है, आसानी से ऐड होकर कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म को तो हमें कैंसिल करना है, इसलिए समीकरण 1 में 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कहीं भी कोई जबरदस्ती वाला खेल नहीं हुआ है। अब ये जो I1 की वैल्यू है ना, उसको आप चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका है क्वेश्चंस हो गया क्या, किस पर, वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन का एक क्वेश्चन बन गया ना। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 का मान, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3I1 - 3 - I2 = 5, तो 9 - I2 = 5, 5 को इधर भेज दीजिए, 5 = I2, इट मीन्स I2 = 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी I2 की वैल्यू मिल गई। अब आपको ये वेरीफाई करना हो, मान लीजिए आपके मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, पता नहीं क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है, तो मैं निकाल दिया, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, यू कैन वेरीफाई इट। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। I1 की वैल्यू आपने मान ली, I2 की वैल्यू निकाल लिया। अब हम इस चीज को कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है, हमारी वैल्यू सही है, इसके लिए आइए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कैसे जो है हम इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई, ठीक है, हमें इसको क्या, इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। टेकिंग लूप फर्स्ट, टेकिंग, क्या लिखे, टेकिंग, थोड़ा साफ से लिखते हैं, ठीक है। टेकिंग लूप फर्स्ट, पहला लूप लेने पर, कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं लिखे हैं, पहला लूप लेने पर थोड़ा प्रोफेशनैलिटी आ जाती है इस तरह का इंग्लिश टर्म यूज करने से, उस तरह से लगता है जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो टेकिंग लूप फर्स्ट, पहले लूप का प्रयोग करने पर, इसमें वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो ये आपका 50 वोल्ट था ना, कितना था, 50 वोल्ट ही था, कितना वोल्ट था ये, 50 वोल्ट था, ठीक। अब देखिए इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो लगा दें, तो 50 हो गया केवल, फिर यहाँ पे -10 इंटू I1 कितना था, 3 एम्पियर, 3 हो गया, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5, I1 - I2 यानी कि 3 - 4, ठीक है, I1 - I2। अब फिर नीचे क्या था, -25, क्योंकि भाई नीचे माइनस है तो करंट माइनस से निकलेगी, तो माइनस है वोल्टेज लिखेंगे। तब यहाँ से क्या हो गया, 15 - 30, ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, फिर -25 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अब देख लीजिए, यहाँ 50 और 5 क्या हो गया, 55 हो गया, इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0, 5, 5 और 3 2 5 हो गया। तो देखिए क्या 0 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, ठीक है। ये क्या है, ये बराबर जो है 0 आया कि नहीं आया, तो आप मान लेंगे, समझ लेंगे, ये वेरिफिकेशन हो गया कि क्लोज पाथ में सभी प्रकार के वोल्टताओं का एलिमेंट संख्या हो गया, 0 हो गया। जो वोल्टेज के लेवल ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ 25 वोल्ट ऊपर माइनस होता, नीचे प्लस होता, तब एनर्जी बढ़ाता है, लेकिन उल्टा होने की वजह से माइनस से निकल रहा है करंट का, इसलिए ये भी वोल्टेज को घटा रहा है, इसलिए इसको भी माइनस, ठीक है। लेकिन ये तो रेसिस्टर है, भी करंट की डायरेक्शन में दोनों वोल्टेज को घटा ही रहे हैं, इसलिए इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, माइनस में ही कंसीडर किया है, और रिजल्ट हमको क्या मिला, 0 मिला। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सॉल्व ना केवल सॉल्व कराया बल्कि इसको वेरीफाई भी करके दिखाया है कि आपका इक्वेशन क्या है, सही है। आप इसी तरह का वेरिफिकेशन लूप 2 में भी कर सकते हैं। तो चलिए लूप 2 में भी देख लेते हैं इसका वेरिफिकेशन कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे लूप फर्स्ट हो चाहे लूप 2 हो, दोनों में आप इसका वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको दूसरे में वेरीफाई करना है, तो आप लिख सकते हैं इसको टेकिंग लूप 2। ठीक है, टेकिंग लूप 2, दूसरे लूप में इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं देख लीजिए। दूसरे लूप में इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं देखिए। तो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे थे, 25 वोल्ट हो गया। ठीक है, आप फिर यहाँ पे कैसे करें, करेक्शन आपका ऐसे ही है ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे तो प्लस 25 हो गया। 5 I2 माइनस I1 है। I2 कितना था 4, I2 कितना था 4 था। अब फिर I1 कितना था 3 था। तो I2 माइनस I1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया -5। I2 कितना हो गया 4 हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, 25 -5 4 -3। ठीक है, अब फिर -5 × 4। हाँ हो गया, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से 25 और फिर माइनस क्या हो गया 4 - 3 यहाँ 5 हो गया। अब फिर यहाँ पे पाँचों का 20 -20 हो गया। तो अब फिर देख लीजिए, हम यहाँ पे 0 पहले कहीं लिखे, हम वेरीफाई कर रहे हैं, 0 लाना है ना इसको। तो यहाँ पे कितना हो गया 20 - 20, फिर क्या हो गया 0 हो गया। देखिए, तो चाहे लूप 2 चाहे लूप फर्स्ट, किसी में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। क्लोज लूप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यही जो है ये क्वेश्चन एक फिनिश होता है दोस्तों। चलिए अब किरचॉफ्स करंट लॉ पर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको किरचॉफ्स करंट लॉ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, दोस्तों ये आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये तीनों केसीएल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू केसीएल। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं केसीएल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला दूसरा 3 प्रश्न है, इसको मैंने अपने तरफ से दे दिया है, ये सब पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर करंट इस ब्रांच में पास हो रहा है, तो सीधे I1 इक्वल टू क्या होगा, फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है आपको, प्राप्त करना है I1 I2 और I3 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर भी सेम वही चीज, इसमें भी आपको फाइंड I1 I2 I3। ठीक है, इसमें भी वही आपको फाइंड करना है, इसमें आपको IT की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से I1 निकालना है, 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो सीधे 4 एम्पियर होगी, कुछ नहीं सोचना है। अब 4 एम्पियर यहाँ पे गई है, 4 में 1 एम्पियर ऊपर चली गई, तो कितना जाएगी यहाँ पे, अगर I2 आपको निकालना है 4 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर में 1 एम्पियर ऊपर चला गया, तो कितना इधर जाएगा 3 एम्पियर। तो सीधे 4 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो होने लगा। ठीक है, ये आपका 4 था। अब 3 एम्पियर में 1.3 ऊपर चला गया, तो कितना जाएगा नीचे, सीधे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ से 3 में से आप कितना करेंगे 1.3 एम्पियर जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये I1 I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 1.7। ठीक है, 1.7 एम्पियर ये आपका I3 की वैल्यू है। फिर अब I2 को इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, दूसरे क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम रिमूव करते हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ,
ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है ये आपके किरचॉफ्स करंट लॉ पे है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। अब फिर यहाँ पे I1 देखना है, तो I1 कितना हो जाएगा खुद बताइए। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 एम्पियर। 13 एम्पियर 30 में 3 एम्पियर नीचे गया तो भाई सामने कितना जाएगा 10 एम्पियर जाएगा। तो I2 कितना हो जाएगा 13 - 3 = 10 एम्पियर। अब इस 10 एम्पियर में 5 एम्पियर सीधे निकल गया, 3 एम्पियर ऊपर निकल गया, यानी कि नीचे कितना जाएगा I3 = 10 में कितना 5 सामने निकल गया और 3 ऊपर निकल गया, तो क्या आएगा 10 - 8 = 2 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस केवल थोड़ा सा समझना है। अब इसमें दुनिया भर के नियम कानून लगा देते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सब अलजेब्रिक सम ही है, ये जितना भी हम निकाल रहे हैं सब अलजेब्रिक सम ही है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके किसी गवर्नमेंट एग्जाम पे कंपटीशन में तीसरा वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बताते थे एसएससी जेई पूछा था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, दिया है I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें IT की वैल्यू, ये टोटल करंट जो IT है आप इसको क्या करना है डिटरमाइन करना है। यहाँ पे अगर इस जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे I1 भी जा रही है, I3 भी इसमें जा रही है, ठीक है, I3 भी इसके साथ आ रही है, I1 भी इसके पास आ रही है, लेकिन ये I2 और IT दोनों इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। I2 भी इससे दूर जा रहा है, IT भी इससे दूर जा रहा है, लेकिन I1 और I3 इसके पास आ रहा है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या है, आने वाले करंट का योग बराबर जाने वाले करंट का योग, ठीक है। अप्लाइंग केसीएल लिखेंगे क्या, यहाँ पे आपको लिखना क्या है अप्लाइंग केसीएल, ठीक है। केसीएल का प्रयोग करने पर तो क्या प्रयोग करेंगे, तो आने वाली करंट यानी कि IT + I1 = जाने वाली धारा I2 + IT, ठीक है, ठीक है, ठीक कहा है, ठीक बिल्कुल नहीं है। I2 और I2 दूर जा रहे हैं ना, IT + I2 ये दोनों दूर जा रहे हैं और पास कौन कौन आ रहे हैं I1 + I3, ठीक है। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। I1 कितना है 10 एम्पियर, I2 इधर है, I2 कितना है 15 एम्पियर, ठीक है। I3 कितना है 20 एम्पियर। IT तो आपको निकालना ही है, कितना आसानी से निकल जाएगा। IT = +15 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 30, IT = क्या मिला 13 - 15 कितना बचा 15 एम्पियर। इस प्रकार केसीएल से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, ठीक है। कितनी आसानी से आपने इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बने। स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर पे तो न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें तो आपको सीधे क्या करना है, उसमें सीधे आपको वैल्यूज निकालने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे हैं। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हिंदी में भी हम यही लिखेंगे स्टार डेल्टा का स्थानांतरण। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। क्या हम देखेंगे स्टार कनेक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्टार संयोजन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन ये इस प्रकार का जो कनेक्शन है जिसके एक न्यूट्रल पॉइंट जहां हमें मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टार कनेक्शन। मान लीजिए ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये मान लीजिए आर ए है,
ये RB है, RC है। अगर इन तीनों रेसिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इनका एक कॉमन पॉइंट मिलता है, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट इनका मिलता है, किसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। कहीं कहीं स्टार कनेक्शन ऐसे भी आपको देखने को मिलता है, RA, RB, RC, इसको भी स्टार कनेक्शन ही करते हैं, क्योंकि यहाँ भी तीनों का एक कॉमन मिला, बाकी दूसरा टर्मिनल क्या है, ओपन है, इसमें भी एक तीनों एक यहाँ पे है और दूसरा क्या है, ओपन है, तो इसको भी हम स्टार कनेक्शन, इसको भी स्टार कनेक्शन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका क्या, स्टार कनेक्शन। जनरली यही स्टार कनेक्शन हम यूज करते हैं, क्योंकि स्टार की तरह दिखता भी है, ठीक है। तो चलिए, ये स्टार कनेक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किस पर, डेल्टा कनेक्शन पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब बात कर लें क्या, डेल्टा कनेक्शन। क्या, डेल्टा कनेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा संयोजन। क्या कहते हैं इसको, डेल्टा संयोजन। जब हम तीन रेसिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ें कि वो डेल्टा की भांति दिखें, जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, RA, RB, RC, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये आपका मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो नाम इसका थोड़ा सा अच्छे तरीके से रख दिया जाए, ये तो स्टार का नाम हो गया। तो इसका नाम हम रख देते हैं, ये है आपका क्या, ये है आपका RAB, ये है आपका RBC और ये है आपका RCA, ठीक है। तो ये तीनों रेसिस्टेंस को जब इस प्रकार से रखेंगे ना दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा कनेक्शन। कहीं कहीं हम ऐसे भी दिखा दिया जाता है, तो इसमें चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी दिखा, हमें दो रेसिस्टेंसों को एक दूसरे से जोड़ना है, बस यही है और कुछ नहीं। हमें बस यही करना है कि हमें दो रेसिस्टेंसों को क्या करना होता है, एक दूसरे से जोड़ना होता है। तो कहीं कहीं आपको डेल्टा कनेक्शन में उस प्रकार से ही दे दिया जाता है। मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका क्या है, B है, ठीक है। पहला रेसिस्टेंस A हो गया, ये आपका क्या है, B है, ये आपका मान लीजिए C है, ठीक है। ये आपका C वाला है, C है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया। तो जोड़िए, देखिए कैसे कैसे इनको जोड़ा गया है। ए को बी से जोड़ा गया है, ए को किससे जोड़ा गया है, ए से तो बी तो जोड़ा ही है, तो ये आपका RAB हो गया। और फिर देखिए बी किससे जुड़ा है, बी जुड़ा है सी से, है, तो बी आप सी से जोड़िए, ये AB हो गया, तो ये आपका C होगा ना, ये आपका C होगा। जनरली इस प्रकार का कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। तो तीन कनेक्शन आपका, ये आपका पैरेलल में बन जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए तीन रेसिस्टेंस यही है ना, इनको डेल्टा में दूसरे तरीके से कैसे जोड़ते हैं, ये पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा उठ के आ जाता है पहले से। यही तो कनेक्शन है इनका, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा फिर पहले से। तो ये पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा उठ के आ गया पहले से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आपको डेल्टा कनेक्शन देखने को मिलेगा। ये इंडक्टर सर्किट में मिलेगा, किसमें मिलेगा, ये इंडक्टर सर्किट में मिलेगा। तो ये आपके तीन रेसिस्टेंस है, तो इस प्रकार से भी डेल्टा मिलता है। और यहाँ स्टार का भी दूसरा कनेक्शन मैंने दिखा दिया, स्टार का भी। तो आपको अभी इसको देखने को, जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे, तब इस तरह का डेल्टा, इस तरह का स्टार जो मैं बनाया था, वो आपको देखने को मिलेगा, है। तो चलिए, ये आपका हो गया क्या, स्टार कनेक्शन, और ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन। अगर हमें स्टार को डेल्टा में या डेल्टा को स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो कैसे करेंगे, उसके फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला का ट्रिक क्या होता है, उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन, है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन।
हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे स्टार टू डेल्टा। ट्रांसफॉर्मेशन हमें ट्रांसफार्मर कैसे करना, स्टार टू डेल्टा, हमें स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार टू डेल्टा, हमें क्या करना है, स्टार को डेल्टा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए कैसे कन्वर्जन उनका होता है। तो मान लीजिए स्टार कनेक्शन आपको दिया हुआ है, आर ए, आर बी और आर सी तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है, तीनों की वैल्यू आपको मिली हुई है? तो हमको इस आर ए की सहायता से ये हमें आर ए बी मान लीजिए निकालना है। तो कैसे निकालें, आर ए और आर बी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, तभी हमको ये पहला ब्रांच मिलेगा। तो आर ए बी निकालने के लिए भाई इन दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट है निकालने के लिए देखिए तरीका, आर ए प्लस आर बी प्लस, अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, अब फिर जो बच रहा है उसको नीचे लिख दीजिए, बस हो गया आर ए बी। तो आर ए बी को निकालने का यही तरीका है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी पर आर सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और फिर इसी प्रकार आर बी सी हो गया। मान लीजिए हमको ये निकालना है आर बी सी, ये आर बी सी निकालना है, तभी ना पूरा स्टार खत्म होकर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर बी सी निकालना है, तो इसी प्रकार से आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी अपान जो बच रहा है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है, आर बी सी हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है, ये काउंट पॉइंट है आर सी ए, आर सी ए, तो भी वही बात होती है, आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए, और जो बचेगा उसको हम नीचे लिख देंगे, उसका नाम है क्या, आर बी। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका स्टार कनेक्शन आर बी आर बी आर सी किसमें कन्वर्ट हो गया, डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। तो फिर हम इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, तो अब आपके सामने जो स्टार था अब वो क्या बन गया, डेल्टा बन गया। तो ये जितने भी फार्मूले हमने बताए वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टार टू डेल्टा, क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टार टू डेल्टा, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के सारे फार्मूले थे। जब एक न्यूमेरिकल लेकर इनको समझाएंगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, डेल्टा टू स्टार, ठीक है। अगला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा टू स्टार। तो चलिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं क्या, डेल्टा टू स्टार। तो ये तो समझ में आ गया होगा, इसका फार्मूला क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा टू स्टार, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा का स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ये आपके सामने पड़ा हुआ है क्या, डेल्टा, इसकी तीनों रेसिस्टेंस की वैल्यूज दी जाएंगी। अब इसी को हमें क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो पहले इनके बीच में एक स्टार पहला वाला बनाना है, तो ये आपका मान लीजिए ये आर ए है, इन दोनों के बीच में है ना, तो आर ए देखिए कैसे निकालेंगे, आर ए जो भी इन दोनों के बीच में वैल्यूज है उसका आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर तीनों को जोड़ करके हम नीचे लिख देंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनके बीच में निकालेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यानी कि हम मान लीजिए ये आर सी निकालना चाह रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो हमारा जो आर सी होगा ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, आर सी ए इंटू आर बी बी सी, आर बी सी, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए और फिर तीनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी।
तो ये RA हो गया, RC हो गया। अब मान लीजिए इनके बीच में ये तीसरा वाला हमें निकालना है, क्या RB हमें निकालना है। तो फिर देखिए RB को कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही हम RB को निकाल लेंगे। ये आपका RB हो गया, इन दोनों के बीच में यानी कि RAB इंटू RBC, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में है, और फिर इन तीनों को जोड़ा RAB प्लस RBC प्लस RCA। अब ये बन गया क्या, डेल्टा से स्टार। अब बाहरी आवरण इसको हम मिटा देंगे, ये तीनों को हम मिटा देंगे, तो आपका जो डेल्टा था अब क्या बन गया, स्टार बन गया, क्योंकि हमें तीनों की वैल्यू भी मिल गई दोस्तों। ठीक है, क्या बन गया अब, यही स्टार में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसी तो चीजें बस केवल ऊपर ऊपर है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास करेंगे, हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जब एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पर। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा का मतलब फिर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे जो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम सेम वैल्यू मान रहे हैं। ठीक है, क्या है, स्टार टू डेल्टा है। स्टार की सारी वैल्यूज मान लीजिए ऐसे है, तो दी गई है ऐसे। मान लीजिए ये आपका 18 ओम है, ये भी 18 ओम है, और ये भी 18 ओम है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर ये पूछ रहा है कि इनका जो है, इसका डेल्टा में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मतलब डेल्टा में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, तो आर ए बी अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं, 18 प्लस 18 इंटू 18 अपान जो लास्ट वाला बचा 18 हो गया, यानी कि 18 तिया 54। ठीक है, तो ये 54 ओम हो गया। ठीक है, 54 आर ए बी की वैल्यू। इसी प्रकार सिमिलरली आर बी सी निकालेंगे तब भी 54 ओम होगा, और आर सी ए निकालेंगे तब भी 54 ओम होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो स्टार था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डेल्टा में, और इसके तीनों वैल्यूज आपको आसानी से क्या हो गए, फाइंड हो गए। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 18 ओम है, ये 18 ओम है, ये 18 ओम है। तो आपने क्या देखा, बहुत आसानी से ये जो स्टार था किसमें बदल गया, डेल्टा में। नहीं नहीं, ये 54 ओम, 54 ओम कितना आया, 54 ओम, 54 ओम, 54 ओम। तो ध्यान दीजिएगा, कभी अगर सेम तीनों की वैल्यू सेम दे दिया गया और इसको डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया तो उसका मल्टीपल इंटू 3 होता है। ठीक है, सीधे कोई वैल्यू 5 देता हो तो 15 ओम हो जाता, अगर यहाँ पे 10 ओम देता तो 30 ओम हो जाता, अगर यहाँ पे आपका 25 ओम देता तो 75 ओम हो। सीधे जितना भी सेम वैल्यूज को वो डेल्टा में पूछ रहे हैं तो 3 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो चलिए अब आप इसी से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो क्या था, स्टार टू डेल्टा था। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार का देख लीजिए, सेम ऐसे ही मान लीजिए कि सेम वैल्यूज दिया हुआ था। मान लीजिए ये 54 ओम दिया था, 54 ओम, 54 ओम, 54 ओम। इसको कह रहा है कि स्टार में कन्वर्ट करिए, कन्वर्टिंग स्टार कनेक्शन। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, डेल्टा में आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको यहाँ मान लीजिए इनके बीच आर ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हमने बताया है कि आपस में इन दोनों का गुणा कर दीजिए और फिर इन तीनों को जोड़ करके नीचे लिख दीजिए, यही ना हमने बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 इंटू 54 अपान 3 इंटू 54 हो गया ना, जबकि 3 में है तो 54 से 54 कटेगा, ये क्या हो जाएगा 18, तो आर ए कितना आया 18 ओम। ठीक है, ऐसे ही आर बी भी निकाल लेंगे, सेम कितना आ जाएगा 18 ओम। ऐसे आर सी भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 18 ओम। ठीक है, इस तरह से आर ए आर बी आर सी तीनों की वैल्यू सेम आपको मिल जाएगी। क्यों, तो सीधा मतलब है अगर डेल्टा सेम वैल्यूज में अगर दिया हुआ है तो वो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसमें 3 का डिवाइड करते हैं, क्या करके 3 को डिवाइड करके। यानी कि आपको क्या करना है, अगर स्टार में कोई वैल्यूज आपको दी गई है और उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करेंगे, इस स्टार वाले में क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डेल्टा को कैसे मिलेगा, जब स्टार में आप 3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आपको डेल्टा में वैल्यू दी गई है, स्टार में जानना है तो 3 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा अगर सेम वैल्यूज में है तो आसानी से, और डिफरेंट डिफरेंट है तो फार्मूला यूज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही, और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर भी फिनिश होता है। जितने भी सिलेबस की बातें थी मैं सब जो है बताया है, कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। एक बार मैं रिकॉल कर लूँगा सिलेबस को, और कुछ बचा रहेगा तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन करके तब मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।